मुंसिफ टीवी का खास प्रोग्राम वुमेन आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। वुमेन आवर में आज हमारे साथ कोई पॉलिटिकल गेस्ट नहीं है और ना ही कोई सेलिब्रिटी, लेकिन आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कामयाबी की अजीम शान मिसाल ज़ोहा नाज। आपने तेलंगाना लॉ सेट में पूरे स्टेट में 3rd रैंक हासिल की है। आप हर उस लड़की के लिए मिसाल हैं जो अपने ख्वाबों को मुकम्मल करना चाहती है। आपकी कहानी जब मैंने पढ़ी और सुनी तो मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस और बुलंद अटूट हौसला। इन दोनों चीज़ों के सहारे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और इन्हीं दोनों चीज़ों के सहारे ज़ोहा भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आपके बारे में बात करें तो बताना चाहूँगा, बचपन से ही कानून सेक्टर में कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखा था। हालांकि फैमिली ये भी चाहती थी कि आप यूपीएससी भी करें और किसी अलग यूपीएससी के फील्ड में भी जाकर आप लोगों की खिदमत करें, सेवाएं करें, लेकिन फैमिली के ख्वाबों को और अपनी उम्मीदों को, अपने अज़्म को मुकम्मल करने के लिए ज़ोहा मुसलसल मेहनत कर रही है। और आज हम उनसे बात करने वाले हैं, उनके आगे के सफ़र को लेकर भी हम डिस्कस करेंगे और अब तक जो अचीव हुआ है उसमें कौन सी चीज़ों का असल किरदार और अहम रोल रहा है उसको लेकर भी हम बात करेंगे। ज़ोहा नाज, बहुत बहुत स्वागत है आपका, इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम वुमेन आवर में। आपसे आप ही की ज़बानी, आप ही की ज़िंदगी को थोड़ा सा सुनना चाहेंगे और जो हमारी फीमेल व्यूवर्स है या जो हमारे अच्छे व्यूवर्स हैं जो कुछ हासिल करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से, आपकी जर्नी को आप किन लफ्ज़ों में बयान करेंगे फ़िलहाल? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुंसिफ टीवी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए और एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लॉ सेट में 3rd रैंक तेलंगाना स्टेट में, कहाँ से इसकी प्रिपरेशन शुरू हुई थी? क्या पहले से पता था कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है या एग्ज़ाम लिखने के बाद लगा था कि हाँ कुछ अचीव हो जाएगा? कहाँ से एक्चुअल में इसकी जर्नी शुरू हुई थी और कितनी मेहनत इसमें लगी? जी, जैसे आपने कहा था कि मुझे हमेशा से पता था कि मुझे लॉ करना है और जब मैं हाई स्कूल में आई तो मैंने अपना माइंडसेट उस पर बुलंद कर लिया कि मुझे लॉ ही करना है। पहले मैंने सोचा था कि मैं क्लैट लिखूँगी क्योंकि मुझे एनएलयूज़ में जाना था, पर कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं क्लैट नहीं लिख पाई क्योंकि मुझे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना था। तो जब मैं 12th में थी मैंने सोच लिया था कि मुझे लॉ सेट करना है और फिर मैंने प्रिपरेशन तो जब ही स्टार्ट नहीं की थी जब मैं 12th में थी, पर मैंने अपना माइंडसेट उस पर सेट कर लिया था कि मुझे लॉ ही करना है और उसमें लॉ सेट लिखना है। तो जो भी मैं करती थी वो मैं माइंड में रख के करती थी कि मुझे लॉ ही करना है और लॉ सेट लिखना है। ये जो क्लियरिटी है आपके अंदर, आप एकदम कॉन्फिडेंस में बता रहे हैं कि मुझे करना था और मैंने कर लिया है। बहुत से लोगों को अपनी लाइफ में क्लियरिटी नहीं होती है और एक्चुअल में 10th और 12th की हम बात करें, 10वीं क्लास और 10वीं के बाद जो 2 साल और वहाँ पर क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में अगर क्लियरिटी तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं? जी, आपने ये बात तो सही की कि क्लैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मेरे केस में मुझे इतनी क्लैरिटी इसलिए थी क्योंकि since I was in school, I used to participate in debates, elocution competitions and essay writings. So I knew that when I succeeded there, I knew that I can do something in law. And something about justice and social work always felt intruding to me. So उसलिए मैंने ये सब जब मैंने देखा कि मुझे ये सब में दिलचस्पी है तो मैंने लॉ करने का ठान लिया। पर मुझे ये भी पता है और मुझे एक्सपीरियंस भी है मेरे दोस्तों के साथ कि उन्हें ये सब क्लैरिटी नहीं होती है। मेन वजह तो इसकी ये होती है कि सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता अपनी जर्नी और अपना करियर पहले से ही सेट करने के लिए। ऐसे लोगों के लिए मेरा ये सुझाव है कि आप लोग ऐसे चीज़ें करिए, वर्सेटाइल चीज़ें करिए जिसमें आपको सब सीखने का मौका मिल सके। और फिर जब आप सब चीज़ें करेंगे आपको पता चलेगा कि आपका मेन इंटरेस्ट किस में है। और वैसे भी आजकल करियर्स डिग्री के बाद शुरू होते हैं, तो आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिसके अंदर डिग्री में भी आप अगर आपको आर्ट्स में दिलचस्पी है और फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में दिलचस्पी है और उसी के साथ साथ आपको फिज़िक्स में भी दिलचस्पी है, तो ऐसे कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन दोनों कोर्सेज़ को एक साथ भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको 12th में ही क्लैरिटी रहना ज़रूरी नहीं है, पर आपको जो ज़रूरी है वो आपका कंसिस्टेंसी और एक माइंडसेट रहना कि आपको कुछ ना कुछ तो करना है और अच्छा करना है। फैमिली का सपोर्ट किस तरह से आपको मिला? क्योंकि जब हम आपकी स्टोरी पढ़ रहे थे आपके दादा का भी यही ख्वाब था, यूपीएससी और लॉ दोनों सेक्टर में से आप कहीं भी अपने आप को आगे ले जाए, ये ख्वाहिश थी। ऑल ओवर मैं पूरी फैमिली की बात करूं, किस तरह का सपोर्ट आपको मिलता है और किस तरह से आप चीज़ों को जो है साथ लेकर के चलती है? मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ी हूँ, मेरे 3 छोटे सिबलिंग्स हैं, तो हमेशा से मैं कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहती थी और बड़ा करना चाहती थी और ये पोटेंशियल मेरी फैमिली मेम्बर्स ने भी मेरे अंदर देखा।
तो इसीलिए जो भी मैं करना चाहूँ, जिस कंपटीशन में मैं जाना चाहूँ, उसमें मुझे हमेशा सपोर्ट मिला फैमिली से। कुछ लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि या तो पेरेंट्स को पता नहीं होता कि उनके चाइल्ड में क्या पोटेंशियल है। तो पहली चीज़ ये है कि पेरेंट्स को अपने चाइल्ड में पोटेंशियल देखना चाहिए, और मेरे पेरेंट्स ने मेरे अंदर वो पोटेंशियल देखा। मेरे फैमिली में एजुकेशन प्रायोरिटाइज करते हैं क्योंकि प्रीवियस जनरेशन्स को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले जो इस जनरेशन को मिल सकते हैं। तो इसीलिए मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली ने मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए जो उन्हें नहीं मिली। हर पेरेंट यही चाहता है कि आप अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करो, उसके लिए पेरेंट्स सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चे बाज़ दफ़ा अपने उस एटमॉस्फेयर में रहकर कुछ बुरी चीज़ों में मुलव्वस हो जाते हैं और अपने माँ बाप का जो ख्वाब है उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि आप कुछ पढ़ लिख कर कुछ बेहतर इंसान बने, और आजकल हर पेरेंट यही कर रहा है, अपनी ख्वाहिशों को मार रहा है अपने बच्चों के लिए। लेकिन जोहा से ये चीज़ आपको भी जाहिर तौर पर सीखनी चाहिए कि अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी उम्मीदों पर वाकई खरा उतरना जरूर भी पड़ जाता है। तेलंगाना लॉ सेट में 3rd रैंक एक बड़ी अचीवमेंट है। ये प्रिपरेशन कैसे रही, एग्जाम से पहले खुद को मोटिवेट कैसे किया, क्या कोई डाउनफॉल आया या आप मुसलसल पढ़ते रहे, कितने घंटे आपने पढ़ाई की, पूरी चीज़ जो है एक ही वक्त में मैं जानना चाह रहा हूँ। मैंने अपना इंटरमीडिएट आर्ट्स में किया और खुसूसन ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ करे जिसमें मुझे लॉ प्रिपरेशन में भी मदद मिलेगी। तो मैंने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, उसमें ही मुझे एक सॉलिड फाउंडेशन मिला। और जब मैं कॉलेज में थी, जब भी मैं बहुत सारे सेशंस, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करती थी जिसने मुझे बहुत मदद की अपना कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। फिर जब एग्ज़ाम ख़त्म हुए मेरे इंटरमीडिएट के, मैंने शुरू किया प्रिपरेशन करना। पहले तो मुझे उतना क्लियर नहीं था कि कहाँ से शुरू करूँ, और ये मुझे पता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स का सेम डाउट होता है कि आप कहाँ से शुरू करें। तो मैंने काफ़ी सारे रिसोर्सेज रेफ़र करे ऑनलाइन एंड इवन फ्रॉम माय इंस्टीट्यूट, जो एकेडमी में CSA लॉ सेट एकेडमी का हिस्सा हूँ, और मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी इतने रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए। तो मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज रेफ़र किए। अब मुझे जो प्रॉब्लम आई प्रिपरेशन में वो थी जो आपने पूछा था कि आपको कुछ कभी डाउनफॉल हुआ, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम थी करंट अफेयर्स और GK याद करने में, क्योंकि मुझे जब कॉन्सेप्ट्स याद हो जाते हैं तो मैं आंसर्स लिखना ईजी समझती हूँ, पर करंट अफेयर्स और GK में जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहते हैं और उसके स्पेसिफिक आंसर्स, जो डेट्स है या नेम्स है, वो सब याद करने में बहुत मुश्किल होती है। तो मेरा वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मैंने सेम करंट अफेयर्स में कंपीडियम्स पढ़ती थी, कंपीडियम्स से, और मुझे वीडियोस से ज़्यादा हेल्प मिलती थी। तो मैं सेम कंपीडियम एक हफ्ते में हर रोज़ वो जो भी 4 घंटे का वीडियो है वो हर हफ्ते कैसे भी देखती थी रिपीटेडली, क्योंकि वो नाम, अगर मुझे फुल नाम भी याद ना हो, अगर मैं ऑप्शंस में देख लूँ तो मुझे समझ आ जाए कि क्या करेक्ट आंसर है। तो वो 3 मंथ्स की प्रिपरेशन, बट मुझे सबसे बड़ा बूस्ट CSA लॉ सेट एकेडमी से ही मिला। जब मई में कुछ 1 महीना बाकी था और मैं बहुत टेंशन ले रही थी क्योंकि मुझे कुछ मेंटरशिप और गाइडेंस नहीं था इस एग्ज़ाम के लिए, और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इस गाइडेंस के लिए CSA को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मुझे मेरे फ्रेंड से मालूम चला कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले तो सिविल सर्विस प्रोवाइड करता है कोचिंग, पर वो लोग स्टार्ट करे थे फ्री में लॉ सेट कोचिंग देने के लिए, स्पेशली फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। तो मुझे इस चीज़ में बहुत दिलचस्पी आई एंड इट इंट्रीग्ड मी। सो मैं जल्द ही मैंने बशीर सर को कांटेक्ट किया, जो मेरे मेंटोर, मैं कहूँगी कि वो मेरे मेंटोर थे मेजरली, और उन्होंने मुझे इंश्योर किया कि मैं ग्रुप्स में एडेड हूँ और मुझे क्लासेस का पता चले। वो ऑनलाइन क्लासेस थी हर शाम 7:30 से 9 o'clock। तो उन क्लासेस में मुझे मेरे जो भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हुए, और जो रिवीजन पार्ट था वो बहुत इजीली और अच्छे से हो गया। और वैसे भी ये जो इस साल का लॉ सेट एग्ज़ाम था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था प्रीवियस ईयर्स से, क्योंकि इस साल बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया और रजिस्टर भी किया, इसीलिए पेपर जो था वो बहुत डिफ़िकल्ट था। नॉट इवन मॉडरेटली डिफ़िकल्ट, बट बहुत ज़्यादा लेवल उसका टफ था, एंड इसीलिए मेरे जो मार्क्स है वो 82 on 120 है। जबकि प्रीवियस ईयर्स में अगर आपको टॉप 10 रैंक्स चाहिए थे तो आपको 105 से ज़्यादा स्कोर करना पड़ता था। तो इस साल का कट ऑफ बहुत लो था। क्वेश्चंस आए थे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के, तो आपको जब पहले से एक बेसिक स्ट्रक्चर था आपके पीछे, अगर आप में वो क्लैरिटी थी सब्जेक्ट्स के बारे में, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसीलिए ये साल कट ऑफ बहुत। कितने घंटे पढ़ाई कर रही थी आप? जी, मैं आई वुड से कि मैं
जो लोग कहते हैं कि वो 8 से 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ते थे, लेकिन मैं ऑन द बेस्ट डेज आई स्टडीड फॉर 3 to 4 hours, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर करती है ज़्यादा टाइम से। अगर आप इतना भी टाइम लगा दें वो बेसिक्स पढ़ने में, लेकिन आपको मदद नहीं मिलेगी। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा वो पढ़ाई में। और पढ़ने से ज़्यादा मैंने PYQs का सहारा लिया, तो जितना टाइम मैं पढ़ी उसका वेटेज कम था जितना टाइम मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट किए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट, मैंने सिर्फ लॉ सेट के ही नहीं, क्लैट के मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट किए, MH लॉ CET के और अलग अलग स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किए। इसीलिए वो प्रैक्टिस हो गई मुझे और टाइम मैनेजमेंट में भी मदद हुई। अब यहाँ ना एक बड़ी मज़ेदार चीज़ लगी होगी आपको, जाहिर तौर पर इतनी चीज़ों को इतनी कम उम्र में अपने साथ लेकर के चलना, ये पर्सनल अचीवमेंट भी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, एक्चुअल में आप लड़की हैं और लॉ में आना है जी, ये एक बड़ा ही अजीब सा सिनेरियो बन जाता है। ज़माने के लिए अगर हम बात करें तो लड़कियां लॉ में अक्सर नहीं आती है, ऐसा ख्याल किया जाता है, लेकिन आपने यही फील्ड क्यों चुनी? इसके पीछे क्या चीज़ आपको नज़र आती है और आगे आपको कितना बड़ा लॉ में बनना है खुद को, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें? ये इन चीज़ों पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली लॉ एक बहुत ही वर्सेटाइल फील्ड है, तो उसका स्कोप भी बहुत बड़ा है। आपको जिस सेक्टर में जाना है लॉ के बाद, वो कई लोगों को क्लैरिटी वो नहीं मिलती पहले से, और एक्चुअली मुझे भी वो क्लैरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है कि मुझे क्या करना है। मेरे फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं कि मैं UPSC करूं और वो भी मेरी एक दिली ख्वाहिश है कि मैं वो करूं, पर उससे पहले मुझे अपने आप का नाम लॉ में भी बनाना है, चाहे वो एडवोकेसी से हो या जुडिशरी से हो। और मेरा मेजर लीनिंग कॉर्पोरेट पे भी है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे किसी एक चीज़ में आगे बढ़ना है। मेरा फ़िलहाल के लिए ये गोल है कि मैं फ़र्स्ट ईयर शुरू करूं और उसमें हर चीज़ ट्राई करूं, इंटर्नशिप्स के सहारे, जैसे कि कोई कॉर्पोरेट इंटर्नशिप करूं, पब्लिक पॉलिसी, थिंक टैंक्स में इंटर्नशिप्स होती है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, तो मुझे वो सब फील्ड्स पहले एक्सप्लोर करना है और उसके बाद उसमें अपना सॉलिड फाउंडेशन बनाना है। लेकिन मैं अगर मुझे मेरा लॉन्ग टर्म गोल पूछा जाए तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल बस ये है कि मुझे अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है और मुझे सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव चेंज करना है। क्योंकि लॉ में जब भी कोई, स्पेशली लड़की, जैसे आपने कहा, अगर कोई लड़की लॉ में जाए तो उसके लिए सेफेस्ट ऑप्शन होता है कॉर्पोरेट में चले जाना, क्योंकि इट्स एन ऑफिस जॉब और फिर आपको बहुत जल्दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिल जाती है। पर ऐसे में लोग जो कॉर्पोरेट में जाते हैं वो कुछ पॉजिटिव चेंज नहीं बना सकते ऑन द ग्राउंड लेवल, तो मुझे ग्राउंड लेवल पे कुछ पॉजिटिव चेंज बनाना है। जैसे कि आपने कहा कि विमेन लॉयर्स आर नॉट इनफ रिप्रेजेंटेड in the sphere of law and also other streams में भी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को देखते हैं तो वहाँ पर जितने भी अच्छे और फेमस लॉयर वो सारे मेल हैं, आदमी हैं, लड़कियाँ वहाँ पर कम हैं जी। तो इसीलिए मुझे कुछ ऐसा करना है और मेरी ये एक ख्वाहिश भी है कि मैं एक ऐसा फोरम बनाऊँ या ऐसा थिंक टैंक बनाऊँ जिसमें विमेन का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो, स्पेशली मुस्लिम विमेन का, मुस्लिम गर्ल्स का, क्योंकि कई लोगों को, मेरे फ्रेंड्स से भी मुझे एक्सपीरियंस है कि उन्हें लॉ करना था जाहिर से, पर उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, या वो एक टैबू है कि विमेन इन लॉ ऐसे है या ऐसे है, वो टैबू मुझे हटाना है। और मेरा ये मकसद है कि मैं एक ऐसा फोरम बनाऊं जिसमें विमेन रिप्रेजेंटेड हो वहाँ पर। और विमेन रिप्रेजेंट हो और उस तबके से आती हो जो कर नहीं सकती है क्योंकि बैरियर से बहुत ज़्यादा और हडल से, लेकिन वो करना चाहती हैं लेकिन उन हडल्स की वजह से वो नहीं कर पा रही। बहुत ही अच्छी सोच है आपकी और हम दुआएं करते हैं कि आपकी जो सोच है, आपका जो विज़न है, इसको लेकर आप आगे भी बढ़े, तमाम चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट भी होती रहे। कोचिंग को लेकर कुछ लोग कोचिंग पर ही डिपेंड हो जाते हैं, फिर उन्हें अच्छे कोचिंग नहीं मिलते हैं और ज़िंदगी में वहाँ फिर वो गिव अप भी कर देते हैं क्योंकि उन्हें लाइफ में अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाते हैं, अच्छे मेंटोर नहीं मिल पाते हैं। आप इस मामले में थोड़ी सी लकी भी रही हैं और अच्छे लोग भी मिले हैं, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी मिला है। ये कितना ज़रूरी है कि आपको अच्छा मेंटोर मिलना और अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलना? कोचिंग से ज़्यादा जो ज़रूरी होता है एक स्टूडेंट के लिए वो होता है एक मेंटोर। तो सेल्फ स्टडी से भी लोग TS लॉ सेट तो बहुत छोटी बात है, लोग UPSC भी क्लियर कर देते हैं विदाउट कोचिंग, पर आपको एक मेंटोर की ज़रूरत होती है जो आपको गाइड कर सके, एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस के साथ आप कैसे आगे बढ़ें और आप कैसे पढ़ाई करें सिलेबस, और जो टाइम मैनेजमेंट का एस्पेक्ट होता है और
जो एक बहुत दिलचस्प बात है कि CBT टेस्ट होता है TS लॉ सेट में, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और वो कई लोग पहली बार देते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उन्हें पता नहीं होता कि वो कैसे होना चाहिए। मुझे भी जाहिर सी बात है नहीं पता था, पर जो मेरा एकेडमी था CSA सिविल सर्विसेज एकेडमी, उन्होंने स्पेशल क्लासेस इसके लिए भी डेडिकेट की थी कि CBT टेस्ट कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस मामले में मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा लकी थी कि मुझे एक अच्छा मेंटोरशिप मिल गया, इवन दो वो बहुत लेट मिला, पर मुझे सबसे ज़्यादा मदद उन्हीं से हुई। और CSA में एक ऐसा सिस्टम था कि उनके वैल्यूज़ बहुत इस्लामिक थे, इस्लाम बेस्ड वैल्यूज़ थे उन लोगों के। ऐसा नहीं था कि कोई और रिलीजन वाले उधर वेलकम नहीं थे, बहुत ज़्यादा वेलकम थे। बशीर सर जो थे वो रोज़ क्लास के बीच में क्लास को रुकाकर पूछते थे नए स्टूडेंट से कि क्या आप कंफर्टेबल हो, क्या आपको समझ आ रहा है। और फैकल्टी भी बहुत अच्छी थी। नॉन टीचिंग में तो बशीर सर वाज द बेस्ट, और फिर जो टीचिंग स्टाफ में भी हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी थी, इसलिए हमें हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग इक्वली अच्छी थी, जैसे कि लीगल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स और GK। और उसके अलावा भी हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी थी। ये तो मतलब ऑफलाइन कोचिंग में भी नहीं दिखता जहाँ पर आप पे करके जाते हो, पर सिविल सर्विसेज एकेडमी में हम लोगों ने अपने आप से इनिशिएट नहीं किया, फिर भी बशीर सर ने इंटरनल डिबेट्स जो थी ऑर्गेनाइज करवाए और जो एलोक्यूशंस थे ऑर्गेनाइज करवाए, और उनके जो डीप रूटेड इस्लामिक वैल्यूज़ थे CSA एकेडमी में, इसीलिए हर वीक इस्लामिक लेक्चर्स भी थे। संडे के दिन, वो दिन क्लासेस नहीं होती थी, पर संडे को गेस्ट लेक्चर होता था इस्लामिक लॉ के बारे में। ऐसा भी नहीं था कि इस्लाम के बारे में बताकर जो दूसरे रिलीजन के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को लेफ़्ट आउट फील करवाना, लेकिन वो इस्लामिक लॉ के बारे में पढ़ाते थे, क्योंकि लॉ में आगे भी इस्लाम का एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है। सोशलिज्म के ऊपर मैं थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। ह्यूमैनिटीज़ की आप स्टूडेंट भी रही है। ड्रॉप आउट की बात करें तो मुस्लिमों का ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा, और कौन सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट हो रही है? लड़कियां खास तौर पर, जो कि नहीं पढ़ पाती हैं। और एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ भी इस ज़माने में हमें नज़र आती है। लड़कियों के ड्रॉप आउट की वजह आपको क्या नज़र आती है, और ऐसी लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो पढ़ना चाहती लेकिन नहीं पढ़ पाती? वजह कई ज़्यादा हो सकती है, या तो वो फैमिली प्रेशर हो सकता है, या कोई और चीज़, जैसे कि उनकी बहुत जल्दी शादी करा दी जा रही है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी होता है, कई लोग अपने बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं पर उन्हें वो रिसोर्सेज भी नहीं मिलते और वो पैसे भी नहीं है, क्योंकि आज अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात हो तो आपको एटलीस्ट 3-4 लाख रुपीज़ पर एनम भी हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट पड़ जाता है फैमिली के ऊपर। और उसके अलावा अगर आपको फ्री में एजुकेशन चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आपको टॉप 1% में होना पड़ता है स्टूडेंट्स के। तो टॉप 1% स्टूडेंट्स में रहने का मतलब है कि सब लोग तो नहीं कर सकते वो, तो इसीलिए कम्युनिटी इनिशिएटिव यहाँ पर आ जाता है कि हमें कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी एक इनिशिएटिव करना चाहिए जिसमें हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करें जो लो कॉस्ट भी है और अच्छी क्वालिटी की भी है। और रही बात कि लड़कियां ड्रॉप आउट क्यों कर जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेजर रीज़न तो फैमिली कंस्ट्रेंट्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही होती है, और इसलिए हमें एक माइंडसेट चेंज चाहिए हमारी सोसाइटी में, जिसमें पेरेंट्स ऐसा ना समझे कि बेटियों का सिर्फ यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बेटियों की शादी करवा दी जाए या उन्हें सेटल करवा दिया जाए। हमें ऐसा माइंडसेट रखना चाहिए कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन रहे, फिर उसके बाद दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आती हैं वो आती रहेंगी, लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को एक ऐसी इंडिपेंडेंस देती है जिससे वो अगर ज़िंदगी की कोई भी पड़ाव में अगर उन्हें कोई भी परेशानी आए तो वो ओवरकम कर सकें उस एजुकेशन की बुनियाद पर। वैसे तो आपको देखकर लगता नहीं कि आप किसी को आइडल वाइडल मानते होंगे और वो चीज़ों पर आप बिलीव भी करते होंगे, लेकिन फिर भी रोल मॉडल की अगर मैं बात करूं, किसी एक ऐसी फीमेल आइडल को आपने देखा कि हाँ उनसे मैंने ये चीज़ सीखी है और अपनी ज़िंदगी में डाली है ताकि मैं भी कुछ थोड़ा सा अच्छा अचीव करूँ, किनका जिक्र करना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से तो आपने सही कहा कि मेरा कोई फिक्स्ड आइडल नहीं है। जी, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि मैं ज़्यादा इंस्पिरेशन हिस्टोरिकल फिगर्स से लेती हूँ रादर देन प्रेजेंट फिगर्स, कॉन्टेम्परेरी फिगर्स। जैसे कि इस्लामिकली बात करें तो खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा और
जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जो लेडीज़ थे उनसे ज़्यादा इंस्पिरेशन लेती हूँ मैं, क्योंकि वो लोग हर चीज़ को एक ऐसे तरह से हैंडल करती थी और इक्वली वे करती थी जो आज के ज़माने में हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जैसे कि अपनी मॉडेस्टी को इंटैक्ट रखना, अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंटैक्ट रखना और उसके साथ ही साथ अपने जो पर्सनल, जैसे कि खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बिज़नेस वुमन थी वो, तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, पर आई टेक दैट एज एन इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। और कंटेम्परेरीली मैं जो इंस्पिरेशन लेती हूँ, मैं हर किसी से इंस्पिरेशन ले लेती हूँ। जैसे कि CSA का एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिग्नेटरीज़ आए थे, लेकिन उसमें जैसे कि आपने कहा था कि अरीशा नुसरत मैम का आपने इंटरव्यू लिया था, वो वहाँ थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा एक ऐसी पर्सनालिटी है वो कि वो एक ही टाइम पर वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी है और उसके साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा काम कंपोज्ड भी है, तो उस चीज़ से मैंने इंस्पिरेशन ले ली। और सोफिया बेगम मैम जो सीनियर एडवोकेट है वो भी आए थे वहाँ पर, तो उनसे मैंने इंस्पिरेशन ले ली कि वो थी इतनी डायनामिक कि उनकी पर्सनालिटी जो रूम में बाकी मेल्स थे उनसे ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी थी उनकी। तो मैं ऐसा एस्पायर करती हूँ कि जो विमेन ऐसे है उनके जैसी बनूँ मैं। मतलब सबकी एक एक परफेक्ट क्वालिटी उठा लो और अपने आप में डाल लो और अपने आप को दुनिया के सामने एक बहुत ही आला और अजीम शख्सियत के साथ पेश करो, जिसके अंदर डाउन टू अर्थ वाली फीलिंग्स भी है और वो लोगों के लिए बहुत कुछ करना भी चाहती है। जोहा, एक मैसेज हमारे व्यूवर्स को आपकी तरफ से। एक स्टोरी है जिसमें गोताकार होते हैं, बोटर्स, तो वो लोग उन्हें थोड़े टाइम के बाद एक ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था जिसमें उन्हें जीतना ही था कैसे भी। तो वो लोग ये करते थे कि हमेशा से अपना एक माइंडसेट बना के रखते थे कि वो जो भी करे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो उनके उस कंपटीशन वाले दिन उनके काम आए। तो वो कुछ ऐसा नहीं करते थे जिससे उन्हें कुछ काम ना आए। जैसे कि अगर आप खा रहे हो तो ऑब्वियसली वो ज़रूरी है कि आपको, अगर वो जीतना है तो आपको वहाँ तक जाने के लिए खाना ऑब्वियसली पड़ेगा ही। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो या टीवी देख रहे हो, ड्रामास देख रहे हो, उसमें आपको मदद नहीं मिलेगी। तो अपना माइंडसेट एक ऐसा अटूट रखना है कि आप हार्ड वर्क से नहीं स्मार्ट वर्क से जीते और ऐसे जीते कि सब लोग देखते रह जाए। बहुत ही नायाब ये कहानी थी और इसमें एक प्यारा सा मैसेज जो था वो शायद आपको समझ में भी आया। एक और चीज़ जो लास्ट में उन्होंने ऐड की उस पर थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहूँगा। सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं और जब हमारे फ्रेंड सर्कल में कन्वर्सेशन होती है तो वहाँ पर थोड़े से कूल बन जाते हैं, वो बहुत थोड़े वक्त के लिए होता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का सेक्रीफाइस करेंगे और अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए, मुस्तकबिल के लिए कुछ ऐसी चीज़ें अचीव करने की कोशिश करेंगे जो ज़िंदगी आपके साथ चले, तो फिर आप एक बड़ी शख्सियत बनेंगे और आपको इससे कोई रोक नहीं सकता। ज़ोहानाज़, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपने जो अचीव किया और बहुत सारी दुआएं जो आप मुस्तकबिल में अचीव करने वाली हैं। और आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने आपको इतनी फ्रीडम दी है और ताकि आप ज़माने के लिए आप कुछ कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। व्यूअर्स को मैं बता दूं, ये ज़ोहानाज़ थे जिनको आपने सुना प्रोग्राम वुमेन ऑवर में। तफसीली इन्होंने अपनी ज़िंदगी भी रखी, मुस्तकबिल के प्लान्स भी रखे। उम्मीद है आपकी इनकी इस स्टोरी से आप ज़रूर थोड़े से इंस्पायर तो हुए होंगे। आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही, मिलूंगा आपसे इजाज़त। आप बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।